इंसान का व्यक्तित्व उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एस पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लासेज चैप्टर 3 रीलिंग द कंट्रीसाइड पार्ट 1। तो आपको चैप्टर के टाइटल से पता ही चल रहा होगा कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना यानी कि रूलिंग द कंट्रीसाइड। तो किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन चलाया। ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था कि सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी, तब उन्होंने मुगल शासक से एक तरीके की परमिशन ली थी। तो परमिशन लेने के बाद उन्होंने धीरे धीरे व्यापार से वो साम्राज्य के एक तरीके से अधिपति बन चुके थे। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो कंपनी दीवान बन गई। तो किस तरीके से जो कंपनी थी वो दीवान बन गई, तो देखते हैं। तो 12 अगस्त 1765 अर्थात 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। तो देखिए, जब किसी कंपनी को दीवान तैनात कर दिया जाता था यानी कि, तो उसका काम ये होता था कि जैसे कि बंगाल में जैसे कि दीवान तैनात कर दिया गया, तो उसका सारा का सारा ये काम होता था, जो भी उसके क्षेत्र के अधिकार में प्रशासनिक कार्य आते थे या एग्रीकल्चरल कार्य आते थे या अपनी कंपनी को विस्तार करने के लिए कार्य आते थे, तो जितनी भी वो जिम्मेदारी थी एक तरीके से वो उसके दीवान पर ही मौजूद कर दी जाती थी, यानी कि उसको पूरी तरीके से एक तरीके से जिम्मेदारी दी जाती थी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। तो देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का इसको संस्थापक भी माना जाता है। तो लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तो देखिए, तो किस तरीके से इसमें दिखाया गया है, जैसे कि आप ये रॉबर्ट क्लाइव देख पा रहे होंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है एक ग्रहण करते हुए हैं। तो ग्रहण करते हुए आपको ये चित्र देख पा रहा होगा। तो देखिए, तो सबसे बड़ी अंग्रेजों की उस समय ये एक विशेषता भी थी, जो भी वो कार्य किया करते थे, तो अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए वो हर एक का चरित्र चित्रण करा दिया करते थे, जैसा कि इसमें भी एक प्रदर्शित कराया गया है। तो जितने भी वो कार्य करते थे यानी कि अपनी प्रशस्ति कराना उनको खुद में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आपको इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोगों को बातें भी पता चलती है, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रूफ है यानी कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को लेकर। परंतु ऐसा प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आधी चीज़ें जो है वो नष्ट हो चुकी है। जो चीज़ें हमारे पास है उनका ही हम अध्ययन करके पता लगा सकते हैं, पर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को पूरी तरीके से हम जान सकते हैं, और जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने ऊपर चित्र देखा, तो इस चित्र में घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तो इस चित्र में चित्रकार ने बनाया कि जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन का यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तो दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासन बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्था यानी कि रेवेन्यू की व्यवस्था करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, यानी कि एक बड़ा रेवेन्यू जुटा सके वो। तो व्यापारिक कंपनी के नाते उसे एक ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो खरीदती बेचती रहे। तो देखिए, जैसा कि उसे दीवानी घोषित कर दिया गया यानी कि मुगल बादशाह के द्वारा बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, तो अब एक तरीके से ब्रिटिश पर एक जिम्मेदारी सी आन पड़ी थी, यानी कि प्रशासन को लेकर और एक तरीके से अपनी एग्रीकल्चरल का विस्तार करने के लिए और अपनी कंपनी का भी विस्तार करने के लिए। तो एक तरीके से काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी उनके कंधों पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है। तो समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि वह सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, और भारी ताकत होने की वजह से उन्हें उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके हैं।
और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो देखिए, तो अब जो ब्रिटिशर थे और ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक तरीके से अब ग्रामीण क्षेत्रों पर धीरे धीरे से अपना पंजा जमाने की अब कोशिश कर रही थी। और ये भी जानती थी कि जिसका मतलब पहले से ही इस स्थान पर मतलब कब्जा है, या ये इस समय का राजा रह चुका है, तो या उसका शासन रह चुका है उस समय गांव या देहातों में, तो उससे किस तरीके से उनको पेश आना है और किस तरीके से उनके साथ मतलब अपना व्यवहार रखना है। ऑलराइट, तो अब ये काम कैसे हो, तो ये काफ़ी बड़ी अंग्रेजों के पास ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया और आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तथा किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो इसमें हम ये सभी तमाम बातें देखेंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कंपनी की आमदनी, तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती ही थी, लेकिन उससे आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने की हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके, यानी कि जो कंपनी का मेन मोटिव था, तो एक तरीके से ज़्यादा राजस्व को हासिल करने का ही था एक तरीके से। तो उसमें कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो गया था। और 1865 में यानी कि 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों को बदलने के लिए सामान खरीदती थी। अब बंगाल को इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो देखिए, तो किस किस तरीके से मतलब अब उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो रही थी व्यापार को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी पूर्ण कार्य था, क्योंकि अब उनको पूरे के पूरे देश पर यानी कि पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा जमाना था। तो जल्दी ही से जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था की गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी में जबरन बेचनी पड़ी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। और फिर एक तरीके से 1770 में यानी कि 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की निंदा सुला दी, और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो देखिए, तो 1 करोड़ की उस समय जो सीमा थी, यानी कि 1770 में 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है उस समय का। आज तक मेरे हिसाब से तो अब तक कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई है कि जिसमें 1 करोड़ लोगों की मतलब मौत हुई हो। तो ये एक तरीके से उस समय का ब्लैक डे भी माना गया होगा। ऑलराइट, तो किस किस तरीके से मतलब वो बदलाव लाना चाहती थी, यानी कि राजस्व को लेकर। तो कंपनी अपनी आमदनी को लेकर एक तरीके से पूर्णतः बदलाव चाहती थी, और जिससे मतलब बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो नष्ट हो गई थी। और जो अब मतलब रेवेन्यू उनका नहीं चुका, जो रेवेन्यू वो नहीं कर पा रही थी, और रेवेन्यू की वजह से यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा किसान भी थे और व्यापारी भी थे, छोटे मोटे व्यापारी, तो अब वो अपना राजस्व समय पर नहीं चुका पा रहे थे, जिससे कि वो उनकी जो जमींदारी थी वो उनके पास ही जा रही थी। ऑलराइट, तो देखिए, तो चित्र 2 में हमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट, तो ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के इस समय में बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो देखिए, तो किस तरीके के मतलब उस समय बाज़ार हुआ करते थे, तो आप देख ही पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब किस किस तरीके के मतलब जो थे वो सुधार देखने को मिले। तो खेती में सुधार की ज़रूरत, क्योंकि खेती में काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत थी। तो द नीड ऑफ द इम्प्रूव एग्रीकल्चर द नीड ऑफ द इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अगर अर्थशास्त्र संकट में थी, तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बराबर में आश्वस्त रह सकती है। तो कंपनी ने ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन के निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो अब देखिए, तो अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए उन्हें अब ये लगने लगा था कि ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से निवेश करना और खेती में सुधार लाना एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने अब आ गई है, और काफ़ी ज़्यादा वो ज़रूरी भी है। तो यह काम किस तरह किया जा सकता था।
तो देखिए, तो इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में यानी कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो थी वो स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उनको इजाफा नहीं किया जाना था और अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग जो थी अब वो धीरे धीरे बढ़ने नहीं वाली थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादकों के फायदे में रहेंगे। ऑलराइट, तो मतलब किस तरीके से मतलब अब खेती में भी सुधार लाने की इन्होंने मतलब पहल को शुरू किया था। अब देखते हैं कि चार्ल्स कॉर्नवालिस, तो इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहा जाता है, जिनका समय जो रहा था एक तरीके से 1786 से लेकर 1793 तक इन्होंने एक तरीके से शासन किया था ब्रिटिश शासक के रूप में। तो जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो एक तरीके से एक सबसे सर्वोच्च उस समय का पद रहा था गवर्नर जनरल। तो अब देखते हैं तो इस सरोज के द्वारा क्या बताने की कोशिश की गई है। तो बंगाल के रवैया पर कॉलबर्ग का कथन। तो बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे और वे औरों के पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 यानी कि 1816 में H.T. कॉलबर्ग ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयां की थी। तो बाटाई की भारी शर्तों को मवेशियां, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगौरी से दबे हुए काश्तकार खुद को कर्ज से भी कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, नहीं उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। ऑलराइट, तो मतलब इस तरीके के उनके विचार रहे थे। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इनके समय में तृतीय मैसूर का युद्ध हुआ था जो कि 1789 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था और त्रिरंगपट्टनम की संधि उस समय इस युद्ध में हो गई थी, यानी कि मैसूर के तृतीय युद्ध के दौरान। फिर 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण इन्होंने कराया था? प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का, जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। फिर इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के ही लागू किया और फिर कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत जिलों की सीमा तय करके पुलिस थानों की स्थापना की तथा एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। तो देखिए, तो दरोगा को उस चौकी का एक तरीके से उस समय इंचार्ज बनाया गया। तो यानी कि जो पुलिस की व्यवस्था थी एक तरीके से चार्ल्स कॉर्नवालिस का ही एक तरीके से विचार था और चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा ये उस समय किया गया था। तो कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। ऑलराइट, तो जैसा कि आप सभी लोग मोस्टली जितने भी लोग हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ ऐसे भी होंगे जो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ये हो सकता है कि सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है। तो इनका पूरा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, या इन्हें कह सकते हैं लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इनका पूरा नाम है, इसे प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं समस्या, तो द प्रॉब्लम, तो इनको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी उस समय, अब देखते हैं। तो मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों में पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर सकते। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली गई थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो देखिए, सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करने का और अपनी एक तरीके से व्यापारिक मंशा से और शासकीय मंशा तक आने का यही कारण था कि वो एक तरीके से जो मतलब जमीन पर एक तरीके से राजस्व वसूल करना होता है, तो इतना ज़्यादा वो राजस्व कर देते थे कि
हर कोई उसे नहीं चुका पाता था, और जो कोई उसको समय पर नहीं चुका पाता था तो उसकी जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा वो छीन ली जाती थी, और जिससे कि वो अपना धीरे धीरे से विस्तार करने लगे थे, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से हिस्सा हो जाती थी, और धीरे धीरे से ही एक तरीके से पूरा भारत इनका गुलाम बनता चला गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंतर ये भी देखने को मिलता है कि उस समय एक तरीके से जो शिक्षित लोग थे तो उन्होंने एक तरीके से विद्रोह भी किया, जैसे कि हमने 1857 के विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लगातार विद्रोह हुए, काफ़ी ज़्यादा क्रांति हुई इनको लेकर के, और फिर एक तरीके से भारत को आज़ादी मिली, और किस किस तरीके से मतलब सामना करना पड़ा, तो वो सभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं, तो 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे और बाजार में कीमत बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी तो सुधार आया, लेकिन कंपनी की कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बढ़ोतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उन्होंने कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें बिना परेशानी के निवेश का एक तरीके से खतरा उठाया और आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। तो दूसरी तरफ गांवों किसान को एक व्यवस्था बहुत दमककारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो एक तरीके से ये भी कंडीशन उस समय आती थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उस समय समस्याएं आती थी किसानों पर भी, और एक तरीके से इस कंपनी पर भी। इस कंपनी की तो देखो एक ही मतलब मोटो था कि जितना ज़्यादा लूटा जा सके भारतवासियों को, तो इतना ज़्यादा लूटा जाए। तो इन्होंने अपना एक तरीके से ऐसा भी किया, और किसानों पर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ही हैं, क्योंकि उस समय वो इतना ज़्यादा राजस्व नहीं दे पाते थे, जिनसे उनकी जो जमींदारी थी वो छिन जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिली। अब देखिए, तो महल, इसमें आप ये सब देख सकते हैं। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी, तो महल इसे कहा जाता था। ऑलराइट, सो इसी के साथ आज का ये पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज्ञानवर्धक भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।